हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्लास 10th ज्योग्राफी के 4 चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इस चैप्टर में जो कि है खनिज और ऊर्जा संसाधन के ऊपर, इसको डिस्कस करते हैं। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। देखिए, भारत में जितने भी खनिज अयस्क हैं, जो खनिज अयस्क का मतलब जो पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं खनिज, उससे उसके उत्पादन से संबंधित कि कौन सा राज्य किसी खनिज विशेष के उत्पादन में सबसे ऊपर है, कौन सा राज्य सेकंड स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है, उससे संबंधित डेटा भारत की विभिन्न एजेंसियां जारी करती हैं। तो वर्तमान के डेटा के अनुसार भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, इसके व्याख्या को आप देख लीजिए। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यहाँ मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ जिले में उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इस अयस्क का उपयोग इस्पात उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए, यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का बात आया है, तो आप ये समझ लीजिए कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है, या लोहा हम किन किन अयस्कों से प्राप्त करते हैं। एक है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, ठीक, और तीसरा है सीडेराइट, चौथा है लिमोनाइट। लिमोनाइट अन्य भी लौह अयस्क हैं, लेकिन ये प्रमुख 4 लौह अयस्क हैं। अगर हम लौह अयस्क के प्राप्तिक स्थान देखना चाहेंगे, जैसे देखिए ये वाला जो आ, संकेत है वो लौह अयस्क के क्षेत्रों का संकेत है। तो देखिए ये पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये और ये लौह अयस्क के उत्पादन के क्षेत्र हैं। आप देखेंगे गुआ, क्योंझर, मयूरभंज ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा की स्थान है, यहाँ से लौह अयस्क उत्पादित होता है। इसी प्रकार आप ये दुर्ग, भंडारा, चंद्रपुर, बैलाडीला दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर, भंडारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। गोवा, गोवा तो आप जानते ही हैं, गोवा एक राज्य ही है। मरमागांव, ठीक है, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमगलूर, तुमकुर और बेल्लारी ये कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक कार्बन युक्त होता है? ऑप्शंस हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। देखिए ये चारों ही कोयले के प्रकार हैं। सबसे अधिक कार्बन युक्त कोयला वह कोयला होगा जो अच्छी गुणवत्ता का कोयला होगा। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। अगर हम इसको नंबर में करना चाहें, ऑर्डर में कि कौन सबसे अच्छा कोयला है, और उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करना चाहें, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। देखिए जो सबसे अच्छा कोयला होता है वह उसमें ऊष्मा सबसे अच्छा ज्यादा प्राप्त होती है, और जो सबसे खराब कोयला होता है उसमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है। आप इसका ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी ज्यादा ऊष्मा देगी, कम धुआं उससे निकलेगा। लेकिन जो गीली लकड़ी है जिसमें नमी ज्यादा होती है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, उसमें धुआं ज्यादा निकलता है और उसमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है, इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एंथ्रासाइट कोयला सबसे कठोर होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है, और यह सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि इससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अर्थात भारत में कहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है? ऑप्शंस हैं दामोदर घाटी, ऑप्शन बी है मुंबई हाई, ऑप्शन सी है दक्कन पठार, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वह जो धात्विक खनिज हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। इसी प्रकार जो दामोदर घाटी है, यहां से हमें कोयला प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई हाई। तो आइए देखते हैं हम भारत में अन्य कौन कौन से जगह हैं जहां से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। देखिए मुंबई हाई कहां पर है? ये मुंबई हाई आपका रहा, ये मुंबई हाई है। मुंबई हाई के बगल में ही बसीन क्षेत्र है, यहां से भी हमें हमें पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। ये देखिए पेट्रोलियम को है ना, मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस और ये तेल क्षेत्र है। ठीक, पेट्रोलियम में दोनों आएगा।
प्राकृतिक गैस और ऑयल फील्ड्स, तो दोनों को आप देख लीजिए। मुंबई हाई और बसीन से ये आपका पेट्रोलियम निकलता है। उसी प्रकार हजीरा, अंकलेश्वर, कलोल, ठीक, ये सब भी स्थान पेट्रोलियम वाले हैं। मैं आपको और भी बोल दे रहा हूँ ताकि आप नोट भी कर लें और मैप की दृष्टि से आप इसको देख भी लें। और आपके एग्जाम में अगर मैपिंग के लिए भी आए कि भारत के मैप पर किन्हीं 2 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए, तो आप इसको देखे रहेंगे मैप को तो आप दर्शा पाएंगे। मुंबई आप हाई देख लीजिए कहाँ पर है, वसीन देख लिया आपने, हजीरा, अंकलेश्वर, कलोल। इसी प्रकार आप देखिए ये आपका कौन सा राज्य है, ये आपका असम राज्य है। और असम में शिवसागर, मोरेन, माकूम, डिगबोई, नाहरकटिया और नजीरा, ये कौन से स्थान है, ये पेट्रोलियम उत्पादक स्थान है। आपको याद कर लेना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, शिवसागर, मोरेन, माकूम, डिगबोई, नाहरकटिया और नजीरा। आप इसका व्याख्या देख लीजिए। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र। अपतटीय मतलब होता है तट से दूर, ठीक ना। अपतटीय मतलब तट से दूर। आप ये देख लीजिए, ये तट से कुछ दूरी पर है, ये है ना, ये भारत का तटीय क्षेत्र है, तट से कुछ दूरी पर है। अपतटीय मतलब तट से कुछ दूरी पर। यह देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का एक बड़ा भाग प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। अभ्रक मुख्य रूप से किस उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, ठीक ना, इसलिए इसका इस्तेमाल हम विद्युत उत्पादन के उद्योगों में करते हैं। इससे जो विद्युत के उपकरण है उसमें अभ्रक का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, उच्च ताप उसका सहन कर सकता है, अर्थात वो उसका गलनांक ऊंचा होता है, गलेगा नहीं, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। इसका सही आंसर आप देखिए, आंसर होगा उड़ीसा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। उड़ीसा में कोरापुट और कालाहांडी क्षेत्र में बॉक्साइट विशाल भंडार पाए जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने भारत में जितने भी शीर्ष खनिज हैं जो भारत के भूमि से प्राप्त होते हैं, उसके उत्पादन में कौन कौन से राज्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय हैं उसको लगा दिया है। सबसे लेटेस्ट डेटा है, ये नवीनतम डेटा है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी डेटा को ही आपको ध्यान में रखकर आंसर करना होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो पहले नंबर पर है, जैसे डोलोमाइट में उड़ीसा, प्राकृतिक गैस में असम, स्वर्ण में कर्नाटक, लौह में उड़ीसा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, बॉक्साइट में उड़ीसा, चांदी में राजस्थान, अभ्रक में राजस्थान, जिप्सम राजस्थान, लिग्नाइट में तमिलनाडु, कच्चा तेल में राजस्थान, ठीक है। इसी प्रकार कोयले में उड़ीसा, तांबा इसमें मध्य प्रदेश, ग्रेफाइट तमिलनाडु। ऐसे ही प्रथम रैंक वाले को आप जरूर दिमाग में रखेंगे, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का उदाहरण कौन सा है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मतलब हम सदियों से जिसका इस्तेमाल हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते आए हैं। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन के स्रोत हैं, अर्थात ये नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत हैं। और ये इनका इस्तेमाल हमने हाल फिलहाल में, जैसे जो तापीय विद्युत ऊर्जा के जो दुष्परिणाम है पर्यावरण के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन ऊर्जा संसाधनों को विकसित करना शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन उदाहरण कौन सा है, कोयला। अन्य कौन कौन से उदाहरण है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के, आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के स्रोत माने जाते हैं, जो जीवाश्म ईंधन है। इसका सही उत्तर देख लीजिए, कोयला लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा ऊर्जा स्रोत है। यह ताप विद्युत उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट या मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम से ही हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना। जो नाभिकीय रिएक्टर्स बने हुए हैं भारत में 7 स्थानों पर
परमाणु ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं, जहाँ नाभिकीय रिएक्टर्स की स्थापना हुई है। वहाँ पर हम यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम और थोरियम से हम यूरेनियम निकाल कर हम क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में होता है। भारत में झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खनिजों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? खनिजों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शंस हैं जैविक, भौतिक, भूगर्भिक और रासायनिक। आप सीधा सा इसका आंसर याद कर लीजिए। क्योंकि खनिज पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के जमीन के नीचे से प्राप्त होते हैं अधिकांश खनिज। तो हम क्या कहेंगे, भूगर्भ से प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इसकी उत्पत्ति भूगर्भीय है। ठीक ना? आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खनिजों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं से होता है। इनमें ज्वालामुखीय क्रिया और चट्टानों का परिवर्तन शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? क्या है? अनवीकरणीय, पारंपरिक, नवीकरणीय और खनिज ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा देखिए, पवन ऊर्जा क्या है? यह नवीकरणीय है। क्यों? क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा कौन से होते हैं? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म ना हो, जो नए होते रहें। अर्थात कभी भी पवन खत्म नहीं हो सकता, तो हवा हमेशा बहता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल, अर्थात नवीकरणीय, नव्यकरणीय ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पवन ऊर्जा बार बार प्राप्त की जा सकती है और यह समाप्त नहीं होती है, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत में ताप विद्युत का मुख्य स्रोत क्या है? अर्थात हम जो बिजली प्राप्त करते हैं, ऊपर से हम जो थर्मल, अर्थात हम जो ऊष्मा से कुछ जलाकर हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या है? क्या जल द्वारा हम विद्युत ज़्यादा प्राप्त करते हैं, या कोयले द्वारा, या पवन द्वारा, या सूर्य द्वारा? इसका सही आंसर है लगभग 45 से 50% हम जो बिजली प्राप्त कर रहे हैं भारत में, वो कैसे होता है? कोयले के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए आप। भारत में अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है। कोयला आसानी से उपलब्ध है और सस्ता ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन इसका हमें दुष्परिणाम क्या झेलना पड़ता है? पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने में जो ताप विद्युत के संयंत्र हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारत और विश्व ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी वीडियो में इसी चैप्टर संबंधित हम कुछ अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।